आ जाओ बच्चों, सीए फाउंडेशन न्यू स्कीम रिडम्शन ऑफ डिबेंचर्स, राइट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो टॉपिक है ये ये इंटर में था पहले और फाउंडेशन में आया है और अब इंटर में नहीं है, इसीलिए इंस्टीट्यूट इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकती है। क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट बोल करके मार्क करके रखा था। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, मेरे ख्याल से इसके पहले के लेक्चर में 10-15 मिनट का आपको ज्ञान मिला होगा, बट आवाज ठीक से नहीं आ रही होगी। अब क्रिस्टल क्लियर आ जा रही है। कैसी आवाज आ रही है? क्रिस्टल एंड क्लियर। आ जाओ, सब लोग ध्यान दे दो अभी अच्छे से। सो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन यानी रीपेमेंट करना, पैसा वापस करना। किसका पैसा वापस कर बेटा हम लोग? डिबेंचर होल्डर्स का। किसका पैसा वापस कर रहे हैं? डिबेंचर होल्डर्स का। डिबेंचर्स का इशू का हमने एंट्रीज देख लिया, इसके लिए एक सेपरेट टॉपिक देखा हमने, इशू ऑफ डिबेंचर, राइट। सबने अच्छे से ध्यान से सुनना बेटा, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आप इस टॉपिक की पढ़ाई कैसे करोगे? साथ साथ में खत्म कर देना, यहां से आगे अब जो भी होगा है ना साथ साथ में निपटाओ, और पुराना वाला साइड बाय साइड रिवाइज करते रहो। तो आपका अकाउंट के 2 शेड्यूल बनेंगे, एक आधे घंटे का जो साथ में चल रहा है उसको सेम डे आधा घंटा ही लगेगा, और एक 1.5 घंटे का जो पहले के टॉपिक खत्म हुए उसका रिव्यू। तो आप अकाउंट्स कितना घंटा पढ़ोगे? रोज का 2 घंटा, और बचे हुए सब्जेक्ट आप 5 घंटा तो भी पढ़ो, तो 7 घंटे तो भी पढ़ाई होनी चाहिए, 7-7 आवर्स मिनिमम। 10 घंटा कोई कर रहा है तो बहुत बढ़िया, सोने पे सुहागा। 7 आवर्स तो भी करो, 2 घंटे में आधा घंटा जो अकाउंट्स करंट साथ में चल रहा है वो 1.5 घंटा पहले वाले टॉपिक, और आधा घंटा करंट। क्यों? क्योंकि जल्दी हो जाएगा, सेम डे आपने पढ़ा है तो सेम डे रिवाइज जल्दी होता है। आ जाओ बेटा, प्लीज ध्यान देना। रिडम्पशन कैसे होगा, ये वर्ड टॉपिक का वर्ड आई व्यू है, ये अभी यहां से देखेंगे, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले ध्यान से सुनना, डिबेंचर का मीनिंग दिया हुआ है बेसिकली, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जो कंपनी ने क्या किया है बच्चों? इशू किया है, एक्नॉलेजमेंट है। किस चीज का? कि हमने तुमसे पैसे उधार लिए, उस चीज का एक्नॉलेजमेंट क्या है? डिबेंचर। सो डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट टेकन बाय द कंपनी। इसमें सब लिखा रहेगा, विच कंटेन्स द प्रोविजंस, टर्म्स एंड कंडीशन, किसकी? एज रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तुम्हें हम लोग मुद्दल प्रिंसिपल कब वापस करेंगे, और तुम्हें इंटरेस्ट कैसे कैसे पे करेंगे, और तुम्हारा प्रिंसिपल कैसे रीपे करेंगे। रीपे इज फॉर प्रिंसिपल, पे इज फॉर इंटरेस्ट। उसके बाद में डायरेक्टली आ जाओ नीचे, इसकी कुछ बेसिक प्रोविजंस देखना। इफ अ चार्ज हैज बीन क्रिएटेड ऑन एनी असेट और द एंटायर असेट ऑफ द कंपनी, तो हम लोग उस टाइप के डिबेंचर को सिक्योर्ड डिबेंचर बोलेंगे, अगर उसका किसी असेट पे चार्ज है तो। द नेचर ऑफ चार्ज एंड एसेट्स, कौन कौन सी एसेट पे चार्ज है वो आपको डिस्क्लोजर देना होगा फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में, एज डिस्क्राइब देयर इन। सिंस द चार्ज इज नॉट वैलिड अनलेस इट इज रजिस्टर्ड। ऐसा नहीं चलेगा कि बस हाँ ये एसेट के अगेंस्ट तुम लोगों को मैं डिवेंचर्स दे रहा हूं, तुमसे पैसे उधार ले रहा हूं, तुम सबका इस एसेट पे चार्ज है कंपनी के, ऐसा बोलने से नहीं चलेगा। वो चार्ज बोलने से नहीं होगा, आपको उस चार्ज को रजिस्टर्ड करवाना होगा नोटरी ऑफिस में जाके। रजिस्टर ऑफिस जाओ या नोटरी ऑफिस जाओ, वहां जाकर के उसे क्या करो? रजिस्टर्ड, वरना वो चार्ज वैलिड नहीं रहेगा। कहाँ रजिस्टर करवाना है? रजिस्ट्रार के पास जाके, नोटरी ऑफिस में। हिज सर्टिफिकेट रजिस्टरिंग द चार्ज इज प्रिंटेड ऑन द बॉन्ड। बॉन्ड, बॉन्ड मतलब यहाँ पे वो डिबेंचर। इट इज ऑल्सो कस्टमरी, कस्टमरी चला आ रहा है, कस्टम है, परंपरा, रीति रिवाज, अनुशासन। इट इज ऑल्सो कस्टमरी टू क्रिएट ट्रस्टशिप इन फेवर ऑफ वन और मोर पर्सन इन द केस ऑफ मॉर्गेज डिबेंचर। ट्रस्टशिप क्रिएट करना मतलब किसी एक इंसान को पकड़ो, सारे डिबेंचर होल्डर मिलकर के कोई तो एक इंसान को पकड़ते और बोलते आज से तू हमारा ट्रस्टी, आज से तू हमें रिप्रेजेंट करेगा, हमारे खिलाफ कोई भी रचना होती है कंपनी के अंदर में, हमारे खिलाफ कहीं पे भी कुछ हो रहा है तो तू उसके उस समय उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। तो वो कौन हो गया? डिबेंचर होल्डर्स का ट्रस्टी। एक वर्ड में उसको बोलते हैं डिबेंचर ट्रस्टी। उसे क्या बोलते हैं? डिबेंचर ट्रस्टी। द ट्रस्टी ऑफ द डिबेंचर होल्डर have all the powers of a mortgage of property and can act in whatever the manner they think necessary to safeguard the interest of debenture holder.
क्योंकि कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि जो कंपनी के ऊपर जाके नजर रखे। ये ट्रस्टी को छोड़ दिया ना, छू कंपनी के पीछे पड़ गया है ट्रस्टी। यस और नो? मुझे एक बात बताओ, मेरे पास काफी बार बच्चे आते हैं, सर वो लेक्चर नहीं दिख रहा है, सर लेक्चर में आवाज नहीं आ रही, तो मैं थोड़ी ठीक करता हूँ। मैं वो सब जिम्मेदारी किसको देके रखी है? पंकज को। पंकज सब देखता है। वैसे डिबेंचर होल्डर्स ने अपनी सारी जिम्मेदारी कि तुम भैया ध्यान रखो, इस कंपनी को हमने पैसे उधार दिए हैं, ये कंपनी हमारे पैसे के साथ क्या कर रही है, ये कंपनी जो ऑब्जेक्टिव जो पर्पस के लिए पैसे लिए उसी पर्पस के लिए यूज कर रही है कि नहीं, ये कंपनी कोई ऐसे कदम तो नहीं उठा रही है जिसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट खतरे में आ जाए। यानी कंपनी अनाप शनाप डिविडेंड बांट रही है, कंपनी अनाप शनाप जगह पैसा इन्वेस्ट कर रही है जहां लग रहा है लॉस हो सकता है, या कंपनी कुछ ऐसा कर रही है जिससे डिबेंचर होल्डर्स के सेफ्टी को खतरा है, हो सकता है, तो डिबेंचर ट्रस्टी कंपनी के खिलाफ आवाज उठाएगा और ये डिबेंचर होल्डर्स के कानाफूसी जाके कर देगा, उनके कान में बोल देगा कि भैया ऐसा ऐसा लफड़ा हो रहा है, तुम सबका इंटरेस्ट खतरे में है। ये किसने बोला? डिबेंचर ट्रस्टी ने। किसको? डिबेंचर होल्डर्स को, क्योंकि उसका काम ही वो है, उसको इसीलिए तो अपॉइंट किया। तो आज के बाद क्या है हमारा? ट्रस्टी। जैसे क्लास के सारे बच्चे एक सीआर अपॉइंट करते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। अब किसी को भी अगर टीचर को बात करनी है पूरे क्लास से, तो किससे बात करते हैं? सीआर से। सीआर फिर तुम लोगों को आगे बोल देता है, फिर तुम्हारी बात सुनता है, फिर वो सीआर टीचर को बोलता है कि बच्चे ऐसा बोल रहे हैं। यस और नो? समझ में आया क्या? क्लास रिप्रेजेंट। वैसे ये डिबेंचर होल्डर्स का ट्रस्टी जो रिप्रेजेंट करता है डिबेंचर होल्डर्स को। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस इन, हमने तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ना, तो वापस यहाँ पे नहीं देखेंगे। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इशू ने डिस्कस करेंगे, क्योंकि इशू अपना हो गया, इशू अपना हो गया बेटा। अब इशू फिर से डिस्कस इस टॉपिक में नहीं होगा। अब ध्यान से सुनना। डिबेंचर्स यूजुअली रिडीमेबल, हाँ वो तो हमें मालूम है, डिबेंचर्स रिडीमेबल ही रहेंगे। अजय अमर डिबेंचर थोड़ी कोई इशू कर सकता है कि यस डिबेंचर होल्डर से आज पैसा वापस ले लिया, डिबेंचर होल्डर को सर्टिफिकेट दे दिया और ये सर्टिफिकेट में देख रहा है अरे सर वापस कब मिलेगा पैसा, उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। मैंने बोला आप तो वापस कभी नहीं मिलेगा, ये डिबेंचर गोइंग कंसर्न है, जिस दिन कंपनी बंद होगी तभी तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस मिलेगा। तो कोई डिबेंचर मेरे पे डिबेंचर्स खरीदना है, खरीदेगा क्या? डिबेंचर होल्डर कोई भी इन्वेस्टर आएगा कि मेरे पास? डिबेंचर्स रिडीमेबल ही होने चाहिए। ये तो ऐसी बात हो गई, मैंने इस बच्ची से दिया से पैसे लिए बराबर, और इसको मैंने बोला अब तो तेरे पैसे मैं वापस कब करूंगा भगवान ही जानता है, ये देगी क्या? उसी समय टेंशन में आ जाएगी। तो लेते समय ही मुझे बताना पड़ेगा कब वापस दे रहा हूं। तो वैसे डिबेंचर इशू करते समय कंपनी बताती है कि कब वापस करना है डिबेंचर होल्डर्स का पैसा। सो यूजुअली रिडीमेबल। सर लेकिन हमने डिबेंचर्स के केस में इरिडीमेबल डिबेंचर्स भी एक टाइप पड़ी थी, याद आया क्या? याद आया ना? तो सर वो क्या था? बस उनकी डेट ऑफ रिडम्पशन आज फिक्स नहीं है, बस इतना ही। उनकी डेट ऑफ रिडम्पशन आज फिक्स नहीं है, होंगे रिडीम बट डेट आज फिक्स नहीं है। सर फिर तो वो भी रिडीमेबल ही हो गया, तो कंपनी 100 साल बात करेगी? नहीं, 10 साल के अंदर अंदर ही करना पड़ेगा, 10 साल के अंदर अंदर ही करना पड़ेगा। जैसे प्रेफरेंस शेयर्स का लाइफ कितना है? 20, डिबेंचर का लाइफ कितना है? 10। तो रिडीम होगा, कब होगा मालूम नहीं, बट 10 साल के अंदर होगा। तो जब डेट ऑफ रिडम्पशन आपको नहीं दिया है तो आप उस डिबेंचर को फॉर द टाइम बिंग क्या बोल दो? इरिडीमेबल। बट उनका भी रिडम्पशन होगा, कहने के लिए कह दो इरिडीमेबल, बट उनका भी रिडम्पशन होगा 10 साल के अंदर। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, प्रश्न में डिबेंचर्स का रिडम्पशन का डेट नहीं दिया है इरिडीमेबल, दिया हुआ है रिडीमेबल। रिडीमेबल डिबेंचर्स, अच्छा देखो आगे, यूजुअली रिडीमेबल इधर इन कैश और या तो शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। डिबेंचर्स को या तो डिबेंचर होल्डर्स को या तो कैश वापस करेंगे या तो उन्हें कैश की जगह शेयर्स दे देंगे। सर ये तो गलत है। अरे बाबा जबरदस्ती नहीं देंगे, डिबेंचर होल्डर्स को पूछ के देंगे। तू डिबेंचर होल्डर है, ए तू को कैश दूं कि शेयर्स दूं? इसने बोला मुझे शेयर्स चाहिए कंपनी के, ले तू शेयर्स ले, हो गया रिडम्पशन, हैप्पी हो गया। तुझे कैश दूं या शेयर्स दूं? इसको कैश चाहिए, इसको कैश दे दिया। समझ में आया क्या? तो रिडम्पशन होगा, म्यूचुअल कंसेंट से होता है, जबरदस्ती नहीं रहती है कि तुम्हें कंपलसरी शेयर्स ही मिलेंगे। उसके बाद रिडीमेबल डिबेंचर्स में बी रिडीम आफ्टर अ फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स और एनी टाइम आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। 5 साल बाद रिडम्पशन हो जाएगा, जैसे ही 5 साल खत्म होते वैसे ही। या फिर ऐसा भी हो सकता है
5 साल बाद कभी भी, एक स्पेसिफिक टाइम दे देंगे, 5 साल के बाद 6 महीने के अंदर अंदर कभी भी होगा, तो ये आफ्टर सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स ऑन गिविंग अ स्पेसिफाइड नोटिस, और तिनका हर साल थोड़ा थोड़ा रिडीम होगा। जैसे बैंक का ईएमआई भरते हो ना, उसमें प्रिंसिपल भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है, तो हर साल थोड़ा थोड़ा आप देते हो या हर महीने थोड़ा थोड़ा देते हो, यस और नो। तो वैसे डिबेंचर्स का भी रिडम्पशन हो सकता है बाय एनुअल ड्रॉइंग, बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट, हर साल थोड़ा थोड़ा। अब उसके बाद एक अच्छा एक टर्म है, ध्यान से सुनना, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, अच्छी चीज है, सब लोग समझना बेटा। टॉपिक बहुत छोटा है, घंटे भर में हो जाएगा टॉपिक, बट समझना जरूरी है। अगर नहीं समझ में आया तो 2-3 घंटे भी लग सकते हैं, समझ में आया फोकस के साथ बैठे तो घंटे सवा घंटे का काम है। अच्छे से ध्यान से सुनना, जो नहीं समझ में आया मुझे पूछना। अब तक जो हमने देखा उसके अंदर में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, इसमें जो देखा वो थ्योरी थी, बस एक जनरल बेस था, ये भी थोड़ी बहुत थ्योरी है, लेकिन इसको हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे डीआरआर को। ध्यान से सुनो, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, आप सभी लोग जानते हो कंपनी ने आज डिबेंचर इशू किया, मान लो आपको समझाने के लिए 5 साल बाद उसका रिडम्पशन होने वाला है, 5 साल बाद आपकी लायबिलिटी अराइज होगी, 5 साल बाद आपको पैसा देना है। तो जब आपको आज ही पता है कि फ्यूचर में आप लोगों को पैसा लगने वाला है, तो आप अभी से उसके लिए एक रिजर्व बनाते हो, प्रोविजन क्रिएट करते हो, यस और नो। आपको आज ही पता है कि फ्यूचर में पैसा लगने वाला है। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, एंटिसिपेट फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर इनकम गेन, 11th में पढ़ा होगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म, फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस लॉसेस लाइबिलिटीज के लिए अभी से प्रोविजन क्रिएट करो, चिंता करो, रिजर्व बनाओ। इसीलिए तो देखो फ्यूचर में शायद डेटर्स पैसा नहीं देंगे, शायद फ्यूचर में लॉस होने वाला है, लॉस ड्यू टू बैड डेट, तो उसके लिए आप अभी से क्या बनाते हो, प्रोविजन फॉर बैड डेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। वैसे ही फ्यूचर में लाइबिलिटी आने वाली है, तो आप अभी से उसके लिए क्या बनाते हो, प्रोविजन या रिजर्व। तो यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं, डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डीआरआर के पीछे का लॉजिक कोई अगर आपसे पूछे तो उसको बोलना कि कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, जो कहना है कह देना, डोंट वरी। वो कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस ये जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, ये वापस थेरियोटिकल फ्रेमवर्क टॉपिक में आपको है, जो सबसे पहला है। बट कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया बस उतना ही है उसके अंदर में, कि फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंस लॉसेस के लिए अभी से प्रोविजन क्रिएट करो, बट फ्यूचर में होने वाले इनकम गेन के लिए अभी से प्रोविजन क्रिएट नहीं करना। कंपनी इशूइंग डिबेंचर्स में रिक्वायर्ड टू क्रिएट, शाल लिखा है या में म्हणजे कंपलसरी नहीं है लगता, कुछ कुछ केस में रहेगा, कुछ कुछ में नहीं रहेगा, मेजर केस में नहीं है। तुमको मालूम है पहले डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 50% था, 50% ऑफ द डिबेंचर्स, बाद में वो कम होते 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 10% पे आ गया। 2 से 3 साल आप फाइनल में पहुंचोगे तब तक, आर्टिकलशिप के बाद, क्योंकि आर्टिकलशिप के पहले फाइनल नहीं दे सकते मालूम है ना, तब तक वो जीरो हो जाएगा। ऐसा कोई काम की प्रोविजन नहीं है, बरोबर है क्या, 50 से 10 पे आ गया, 2-3 साल में हो जाएगा जीरो। ध्यान से सुनना, मे रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व आउट ऑफ, अब ये बोलने की बात है क्या, अरे रिजर्व कहां से बनाएंगे, प्रॉफिट से ही। रिजर्व यानी सेविंग, साइड में निकाल के रखना, प्रॉफिट से निकालेंगे ना, कि लोन लेके रिजर्व बनाएंगे। कोई मूर्ख ही रहेगा जो लोन लेगा। कोई इंसान पूछता है, जैसे मैंने इसको पूछा बेटा क्या कर रहा है, सर अभी मेरे पास सेविंग अच्छी खासी इकट्ठा हो रही है, वाह यार, मतलब ये शायद कमा रहा होगा। फिर से बोला नहीं सर मैं बैंकों में जाता हूँ, लोन लेता हूँ और वो पैसा सेव करता हूँ, प्रॉफिट से ही सेविंग होगी ना। सो ये बोलने की जरूरत थी क्या, डीआरआर कहां से क्रिएट करेंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो प्रॉफिट अगर डीआरआर में नहीं डालता था तो मैं डिविडेंड बोल के डिस्ट्रीब्यूट करने वाला था, सीधा सीधा बोल दो, फ्री रिजर्व से क्रिएट कर रहे हैं। सो अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ऐसा प्रॉफिट जिससे मैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने वाला था, उस प्रॉफिट को मैंने डीआरआर में ट्रांसफर कर दिया। सर डीआरआर में ट्रांसफर करके आपको मिलेगा क्या, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ना, एक दोस्त आ रहा है आपको मालूम है आपके पैसे खर्च करवाएगा, जेब में 2000 थे, 1500 अपने अंदर के जेब में डाल दिए, मतलब आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, और ओपन फ्रीली कितना है डिस्ट्रीब्यूटेबल, अब 500 ही है। सो हमने प्रॉफिट में से डीआरआर में ट्रांसफर किया, इससे क्या हो गया,
डिबेंचर ट्रस्टी खुश हो गया और डिबेंचर ट्रस्टी ने जाके सारे डिबेंचर होल्डर्स को बोल दिया, हाँ कंपनी ने डीआरआर क्रिएट कर दिया है अपने लिए, अब अपना फ्यूचर सेफ है। मतलब डिबेंचर होल्डर्स को तकलीफ नहीं होनी चाहिए कल चल के उनके रिपेमेंट के समय कंपनी के पास पैसा नहीं रहा तो क्या करेंगे। इसलिए डिबेंचर होल्डर्स बोलते हैं कि हमारे लिए हर साल थोड़ा थोड़ा रिजर्व क्रिएट करो, वरना अचानक से इतना पैसा आप कहां से लेके आओगे हमारा रिपेमेंट करने के लिए। इसीलिए डिबेंचर होल्डर्स के सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ये कंपनी क्या क्रिएट कर रही है, डीआरआर, और इसके ऊपर नजर कौन रख रहा है, डिबेंचर ट्रस्टी। थोड़ा बहुत लिंक लग रही है, क्या हो रहा होगा, आ जाओ। एंड अमाउंट क्रेडिटेड टू सच अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर एनी अदर पर्पज एक्सेप्ट फॉर रिडम्पशन। अब ये बोलने की बात है क्या, एक पिता ने बेटी की शादी के लिए फंड बनाया तो फंड बेटी की शादी के लिए यूज करेगा, कोई और कोई दूसरे पर्पज के लिए यूज करेगा क्या। डीआरआर आपने क्रिएट किया तो वो रिडम्पशन के लिए ही यूज होगा, रिडम्पशन के अलावा और कोई दूसरे पर्पज के लिए वो यूज नहीं होगा। ये बात समझ में आई सभी को। आगे, सच एन अरेंजमेंट वुड इंश्योर करती है कंपनी को कि डिबेंचर्स के रिडम्पशन के समय हमारे पास सफिशिएंट फंड्स रहेंगे और हम तकलीफ में नहीं रहेंगे। देखो, इंश्योर दैट कंपनी विल हैव अ सफिशिएंट लिक्विड फंड्स फॉर द रिडम्पशन। कब, भविष्य काल में, जब कभी भी डिबेंचर्स का रिडम्पशन होगा तब हमारे पास फंड्स अवेलेबल रहेंगे। गावरान भाषा में पूरे पैराग्राफ का मतलब है भाई डीआरआर क्रिएट करो, क्या करो, डीआरआर क्रिएट करो फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। कहां से क्रिएट करो, प्रॉफिट से। बोलो कहां से क्रिएट करो, खत्म। सर हम लोग इसको इतना ऐसे धीरे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जितनी चीजें मैं अंग्रेजी में अभी पढ़ रहा हूं ये प्रैक्टिकली अकाउंट्स में हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। आज एक्चुअली में क्रिएट करना होगा तो वहां आपको मैं इसका रेफरेंस दूंगा, देखो ऐसा क्रिएट करना कंपलसरी था इसलिए मैं क्रिएट कर रहा हूं। एन अप्रोप्रिएट अमाउंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट टू डीआरआर। अब आपका सवाल, सर कितना है वो अप्रोप्रिएट अमाउंट, मेरा जवाब 10%। सर 10% किसका, डिबेंचर्स का। 10% किसका, डिबेंचर्स का। आज कुछ ज्यादा ही छींक नहीं आ रही। हाँ, एंड इट्स इन्वेस्टमेंट इज टर्म्ड एज डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, डीआरआर इन्वेस्टमेंट। अब मुझे एक बात बताओ, फ्यूचर में 5 साल बाद डिबेंचर्स का रिडम्पशन होगा, उसके लिए हमने आज साइड में निकाल के रखा थोड़ा सा पैसा। वो पैसा जो साइड में निकाल के रखा हो कहाँ रखना है, गद्दे के नीचे, गुल्लक में, बैंक में, कि इन्वेस्ट करके रखना है, इन्वेस्ट करके रखो। तो वो जहां इन्वेस्ट करेंगे उस इन्वेस्टमेंट के लिए कॉमन टर्म क्या है, डीआरआर इन्वेस्टमेंट। सर अगर वो किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखा तो भी उसे डीआरआर इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। हाँ सर वो कहीं गवर्नमेंट बॉन्ड लेकर के रखे तो भी उसको डीआरआर इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। हाँ, जैसे आप सब लोगों के लिए कॉमन टर्म है इंसान, फिर उसके बाद आपके सबके अलग अलग नाम है, वैसे डीआरआर इन्वेस्टमेंट कॉमन टर्म है, कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करो उस। और ये डीआरआर इन्वेस्टमेंट क्यों बोला, क्योंकि समझ में आ जाए कल चल के पढ़ने वाले को कि ये डीआरआर से क्रिएट किया। अब तुम बताओ ये इन्वेस्टमेंट बेच के जो पैसा आएगा इससे ट्रिप पे जाएंगे घूमने कि डिबेंचर रिडीम करेंगे, डिबेंचर। बेटा ये वाला फैन बंद कर दे बस, एसी चल रहा है ना। हाँ थोड़ा सा आगे बढ़ते। हाँ देखो बेटा अभी ध्यान से सुनना, इन द लास्ट ईयर और एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट आर। अब डिबेंचर का रिडम्पशन करने का समय आ गया तो भी क्या डीआरआर ही बनाते हुए और डीआरआर इन्वेस्टमेंट ही खरीदते बैठेंगे क्या। बेटी की शादी आ गई है और ये पिता अभी भी अपने बेटी की शादी के फंड में ही पैसे इकट्ठा कर रहा है। अरे दादा अब सब फंड बेचो, सारी इन्वेस्टमेंट बेचो, अब शादी आ गई है, सब इनकैश करना पड़ेगा कि नहीं। एंड जो भी उससे पैसा मिलेगा वो दिल्या घरी सुखी रहा, वो डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर देंगे जो भी पैसा आएगा। रिक्वायरमेंट टू क्रिएट अ डीआरआर, सेक्शन 71 से ये सेक्शन याद नहीं भी रखा चलता है, 128 याद रखना, 129 याद रखना, 128 मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
ये क्या कहता है, कवर्स द रिक्वायरमेंट ऑफ क्रिएटिंग डीआरआर. Section 71 states as follows: where a company issue debenture under this section, it should create a debenture redemption reserve out of its profit which are available for dividend. और ये डीआरआर कब तक रखना है, until, जब तक डिबेंचर्स रिडीम नहीं हो जाते तब तक. इसका अदर वे मीनिंग बताओ. मींस डिबेंचर रिडीम हो गए तो अब डीआरआर की कोई जरूरत नहीं है, और साल के जब डिबेंचर्स रिडीम हो जाएंगे तो डीआरआर का जो भी बैलेंस रहेगा उस बैलेंस को फिर से कहां ट्रांसफर कर देंगे, जहां से लाया था. कहां से लाया था, प्रॉफिट. प्रॉफिट बोलो या रिजर्व बोलो, एक ही बात है ना. इसीलिए एक तो चीज आपको अभी समझ में आ गई, डीआरआर के क्वेश्चन में डीआरआर अकाउंट का आखिरी में जो भी बैलेंस बचेगा वो बैलेंसिंग फिगर आखिरी में रिडम्पशन के बाद कहां मरेगी, वापस जाके जनरल रिजर्व में. सर लेकिन लिया प्रॉफिट से था और ट्रांसफर जनरल रिजर्व में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रॉफिट से लिया था वो पीएनएल अकाउंट तो क्लोज हो गया रहेगा ना, तो कहां ट्रांसफर करेंगे, जनरल रिजर्व में, क्योंकि जनरल रिजर्व ही तो है वो प्रॉफिट पास्ट ईयर वाला. अमाउंट क्रेडिटेड टू द डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व शुड नॉट बी यूटिलाइज, बार बार वही बोर कर रहे हैं, फॉर द एनी अदर पर्पस एक्सेप्ट एज सेड अबव. ऊपर जो पर्पस के लिए, मतलब सीधा भाषा में डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व आप सिर्फ रिडम्पशन के लिए यूज करोगे और कोई दूसरा पर्पस नहीं. हाँ बाबा कितने बार एक ही चीज बोलेंगे, वही पर्पस यूज कर लेंगे. कंपनी शुड पे, अभी तक हम बताया नहीं अमाउंट कितना क्रिएट करना है, बस फालतू मोगम बातें चल रही है. कंपनी शुड पे इंटरेस्ट एंड रिडीम डिबेंचर इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. वेयर अ कंपनी fails to redeem the debentures on the date of maturity or fails to pay the interest on debenture when they fall due. Tribunal company law tribunal means अपना नॉर्मल ये पीछे का कौन सा कार्यालय, मामलेदार कचेरी वैसा वाले कचेरी नहीं, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल CLT. कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या करेगा, में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी और ऑल ऑफ द डिबेंचर होल्डर, कंपनी को ऑर्डर देगा, हे कंपनी डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस कर, वरना तेरी असेट बेच के पैसा वापस करेंगे. तो कंपनी इस डर में क्या करेगी, फटाफट से डिबेंचर होल्डर्स का पैसा दे. काफी बार कंपनी देती नहीं है डिबेंचर होल्डर्स का पैसा, आज आना कल आना, आज आना कल आना चल रहा है. तो उस समय डिबेंचर ट्रस्टी डिबेंचर होल्डर्स को इस सारी बातों के बारे में इंफॉर्मेशन देगा और डिबेंचर होल्डर्स कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाएंगे, बोलेंगे जज साहब मदद करो, ये कंपनी ऐसे ऐसे कर रही है. कौन सा ट्रिब्यूनल, नॉर्मल अपना सिविल ट्रिब्यूनल नहीं, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. तो ट्रिब्यूनल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी और ऑल ऑफ द होल्डर्स ऑफ डिबेंचर्स और डिबेंचर ट्रस्टी, या तो डिबेंचर ट्रस्टी जाएगा कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में या तो खुद डिबेंचर होल्डर्स जाएंगे. एंड आफ्टर हियरिंग, कंपनी का और डिबेंचर होल्डर्स की बातें सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकता है क्या, किसको देगा ऑर्डर, कंपनी को, चल चुपचाप से इनका पैसा वापस कर, रिडीम द डिबेंचर, और इनका इंटरेस्ट भी देना. समझ में आया ना, कितना इजी है लॉ. लॉ इज नथिंग बट अ कॉमन सेंस. अगर ये लॉ में नहीं भी लिखा रहता तो भी तुम तो यही करते थे ना. कोई अगर तुम्हारे नहीं सुनता, तुम्हारे साथ फ्रॉड हो गया तो तुम कहां जाओगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाओगे. यस और नो. बैलेंस इन डीआरआर अभी तक बताया नहीं उन्होंने, अप्रोप्रिएट वर्ड ही मालूम है हमें. When the company decides to establish a debenture redemption reserve, the amount indicated by the DRR, अरे भैया पर अमाउंट तो बताओ कितना, अभी तक अमाउंट बताया नहीं है. इज क्रेडिटेड टू द DRR, हाँ वो हमें भी मालूम है, पीएनएल से निकालेंगे और DRR में डालेंगे, बट कितना कितना वो नहीं मालूम. एंट्री यही रहेगी ना, प्रॉफिट से निकालो और डीआरआर में डालो. सर डीआरआर का बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस. प्रॉफिट का भी कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस. एक क्रेडिट बैलेंस कम हो रहा है तो इसे डेबिट करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट, और एक क्रेडिट बैलेंस बढ़ रहा है तो उसे क्रेडिट करेंगे टू डीआरआर. प्लीज ध्यान देना, अपने आप को जिंदा रखना. खाना खाए ना आप अभी. क्रेडिट किसको करेंगे, डीआरआर, और डेबिट किसको करेंगे, पीएनएल. That shows
मेरा इंटेंशन है कंपनी का, देख डिबेंचर होल्डर तेरे लिए हर साल प्रॉफिट से साइड में निकाल रहे पैसा, एक पिता अपनी बेटी की शादी के लिए फंड साइड में निकाल रहा है, और समझो आप ही हो वो बेटी, तो आप आपके पापा को देख रहे हो, पापा ये साइड में जो पैसा निकाल रहे किसके लिए? बेटा तेरी शादी के लिए। इसका मतलब क्या है? आपके पिता का इंटेंशन है आपकी शादी करवाने का। समझ में आया क्या? यही हुआ था मतलब उसका। तो वैसे ही कंपनी डिबेंचर होल्डर्स के लिए साइड में पैसा निकाल रही, मतलब कंपनी क्या बोल रही है, देखो डिबेंचर होल्डर मेरा इंटेंशन है, मैं साफ दिल का हूं, मैं तुम्हारे पैसे वापस करूंगा, देखो हर साल तुम्हारे लिए मैं साइड में निकाल रहा हूं a sum of money to build up a fund for redemption of debenture, redeeming debentures. Immediately the company should also purchase outside investment. और सिर्फ पैसा साइड में निकाल के ऐसा आइडल मनी नहीं पड़ा रखेंगे, जो भी वैसे साइड में निकाला उसको तुरंत इन्वेस्ट कर देंगे। द एंट्री फॉर द पर्पज नेचुरली, अब ये बोलने की जरूरत थी क्या? ये इन्वेस्टमेंट खरीदी, इन्वेस्टमेंट असेट है, असेट खरीदा तो डेबिट किया और पैसे दे दिए तो टू बैंक। अब ये बोलने की जरूरत थी क्या? देखो इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे? डेबिट, और बैंक को क्या करेंगे? लिख देते ना भैया, थ्री सेंटेंस लिखने से अच्छा एंट्री लिख देते डायरेक्ट। इफ द डिबेंचर्स आर परचेज्ड विद इन द इंटरेस्ट स्प्रेड, प्राइस वुड बी इंक्लूसिव। अब देखो एक कम और एक्स इंटरेस्ट क्या है, इसके लिए इन्होंने यहाँ पे पैराग्राफ नहीं देना चाहिए था, इसके लिए इन्होंने क्या करना चाहिए था, आपको एक एग्जाम्पल देना चाहिए था, बट मैं एग्जाम्पल बताता हूं। ये देख रहे भैया, ये कंपनी का फिनेंशियल ईयर का पहला दिन है, बोलो, और ये आखिरी दिन है। ये दिख रहा है सभी को? सबने ध्यान देना अच्छे से, काम की चीज है बेटा। कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट ड्यू करती है, 1 जुलाई और 31 दिसंबर। चेक करो सही जगह लिखा है कि हमने 1 जुलाई 31 दिसंबर। कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट साल में 2 बार दे रही है, सेमी एनुअली मतलब साल में 2 बार, क्वार्टरली मतलब साल में, मंथली मतलब साल में 12 बार, वीकली मतलब साल में 52 टाइम्स, हाफ ईयरली मतलब साल में 2 टाइम। सर इसमें से जनरली क्या होता है? हाफ ईयरली। जनरली क्या होता है? हाफ ईयरली। तो कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट देती है, और वो 2 डेट कौन सी है? फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए, जरूरी नहीं कि सेम रहेगी, अलग भी हो सकती है, बट मैंने जानबूझ के डिफिकल्ट वाली डेट ली, वरना बीच की भी ले सकता था ना एकदम। साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रही है कंपनी, 1 जुलाई और 31 दिसंबर, 1 जुलाई और 31 दिसंबर। 1 जुलाई को जो इंटरेस्ट देगी, बोलो कहां के कहां तक का इंटरेस्ट रहेगा? ये 1 जनवरी से लेके 1 जुलाई तक का, तब ये होगा ना 6 महीना। और उसके बाद अगला इंटरेस्ट कहां से कहां तक का रहेगा? 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक का, हो गया ना 6 महीना। फिर से 1 जनवरी, 1 जनवरी मतलब यही ना, ऐसा चक्कर चलते रहेगा, ऐसा चक्कर चलते रहेगा। फिर से बताओ, यहां हो गया 6 महीने का, अब फिर से यहां से आगे 31 मार्च के बाद जुलाई कब आ रहा है? यहां पे बोलो, फिर से ये यहां से लेके ये 6 महीने कहां खत्म हो रहा है? यहां पे। इंटरेस्ट और फाइनेंशियल ईयर का कोई संबंध नहीं है, ऐसा इंटरेस्ट 6-6 महीने का चलते रहेगा। अभी ध्यान से सुनना, देखो ये इंटरेस्ट का पहला ड्यू डेट है और ये दूसरा। मान लो कंपनी, बेटा प्लीज ध्यान देना, मैं चेक करता हूं आपका आज कॉमन सेंस कितना अप्लाई कर सकते हो आप। ओपन मार्केट से डिबेंचर खरीद रही है, आप सब लोग डिबेंचर होल्डर ही हो, रिडीम करने के लिए कंपनी ने इस डेट पे डिबेंचर खरीदा 1 सितंबर 2023, इसे खरीदा, इससे यही था वो पुराना डिबेंचर होल्डर जिससे कंपनी डिबेंचर वापस खरीद रही है।
और उसके बाद खरीद के क्या कर देगी, कैंसिल, रिडीम हो गया ना। फिर रिडम्पशन का एक तरीका है, कंपनी कैन परचेज इट्स ओन डिबेंचर फ्रॉम द ओपन मार्केट एंड इमीडिएटली कैंसिल द सेम, कैंसिल कर देगी खरीद के, रिडीम हो गया। इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन देना चाहिए था बट नहीं दिया कहीं पे भी उन्होंने, बट बनता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बट दिया ही नहीं कहीं पे। इस दिन खरीदा, ये है डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, डिबेंचर परचेस, ध्यान से सुनना बच्चों। और डिबेंचर खरीद लिया तो ये वो डिबेंचर होल्डर है, बरोबर है, इससे कंपनी ने खरीदा डिबेंचर। अब कंपनी जब इससे डिबेंचर खरीदेगी तो यहां पे आपको ऐसा बोल दिया कि कंपनी ने एक डिबेंचर खरीदा फॉर ₹95 और आगे लिखा है कम इंटरेस्ट। कैसे खरीदा, 95 कम इंटरेस्ट, और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू आपको समझाने के लिए कितनी थी, 100। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, कंपनी ने इसे इंटरेस्ट कितना दिया होगा या नहीं दिया होगा, या दिया होगा तो कितना दिया होगा। डिबेंचर का नाम है 12% डिबेंचर। बोलो, 1 सितंबर को कंपनी ने इस डिबेंचर होल्डर से डिबेंचर खरीद लिया, फर्स्ट ऑफ सितंबर। हेलो हेलो, 1 सितंबर को डिबेंचर खरीद लिया, बताओ इसको इंटरेस्ट कितना दिया होगा, बोलो बेटा। हाँ, 6 रुपए, ओके, 3, ₹6। मैं आपको एक जनरल चीज बताता हूं, ध्यान से सुन। ये जो डिबेंचर कंपनी ने खरीदा, ये बेटा इधर ध्यान देना, ये जो डिबेंचर कंपनी ने खरीदा, इस डिबेंचर पे पुराना, इसके पहले जिस दिन खरीदा उसके पहले इंटरेस्ट कब दे दुआ के नक्की चक्की कर दिया होगा, 1 जुलाई को। 1 जुलाई तक का पूरा डिबेंचर इंटरेस्ट का हिसाब हो गया रहेगा ना। अब अगली बार इंटरेस्ट कब मिलने वाला था, 31 दिसंबर को, बट उसके पहले ही कंपनी ने डिबेंचर खरीद लिया। ये डिबेंचर होल्डर को अगली बार इंटरेस्ट कब मिलने वाला था, 31 दिसंबर को, बट कंपनी ने कब खरीद लिया, 1 सितंबर को। तो मुझे एक बात बताओ, 1 सितंबर को, 1 सितंबर तक उस डिबेंचर को किसने पाला पोसा, इस पुराने वाले डिबेंचर होल्डर ने। कंपनी ने 1 सितंबर को खरीद लिया, मतलब 1 सितंबर तक उस डिबेंचर का मालिक कौन था, ये। उस डिबेंचर को किसने पाला पोसा, इसने। तो 1 सितंबर तक के इंटरेस्ट का असली हकदार कौन है, ये। बट कंपनी ऐसे ही बीच में इंटरेस्ट दे सकती है क्या, नो। कंपनी बोलेगी नहीं भैया, इंटरेस्ट तो मैं साल में 2 ही बार दूंगी। अभी अब इससे डिबेंचर खरीद रही है कंपनी, ठीक है, तो कंपनी इसको क्या बोल देगी, सारे डिबेंचर होल्डर को तो नहीं दे सकते 1 सितंबर को इंटरेस्ट, बच्चे सबको तो 31 दिसंबर को मिलने वाला है। बट चल ठीक है, तूने 1 सितंबर तक तूने पाला पोसा ना, तो कितना महीना हुआ यहाँ पे, 2 महीना, ये 2 महीने का इंटरेस्ट तू ले ले। 1 जुलाई से 1 सितंबर कितना होता है, 2 मंथ ना। सर क्यों, पूरा यहां से क्यों नहीं दिया इसको, पिछले 6 महीने का। अरे 1 जुलाई तक का तो इंटरेस्ट इसको मिल चुका होगा ना। आज तारीख क्या है, 1 सितंबर, 1 जुलाई तक का इंटरेस्ट इसको मिल गया होगा कि नहीं, ये बताओ। कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट देती है, 1 जुलाई और 31 दिसंबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 जुलाई और 31 दिसंबर। तो 1 जुलाई को इसने इंटरेस्ट रिसीव कर लिया होगा, 1 जुलाई को तो यही था ना डिबेंचर होल्डर, तो 1 जुलाई तक का इंटरेस्ट का हिसाब तो हो गया है। अब बचा क्या, 1 जुलाई से लेके जिस दिन डिबेंचर इसने सेल किया कंपनी को वापस, तो बताओ इसके पास कितने महीने था, 2 महीने। तो इस 2 महीने का इंटरेस्ट इसे मिलना चाहिए ना बॉस। चलो 2 महीने का इंटरेस्ट निकालो, इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, 95 पे या 100 पे,
100 पे। सो 100 इंटू 12% इंटू 2/12। सर ये 2 महीने कैसे आए, इसके लिए एक सेंटेंस बताता हूं। डेट ऑफ परचेज से इमीडिएट पिछला इंटरेस्ट का ड्यू डेट। वन मोर टाइम, डेट ऑफ परचेज से इमीडिएट पिछला इंटरेस्ट का ड्यू डेट। एक बार फिर से, डेट ऑफ परचेज से इमीडिएट पिछला इंटरेस्ट का ड्यू डेट। उस पीरियड का इंटरेस्ट इस प्रीवियस डिबेंचर होल्डर को मिलेगा। डेट ऑफ परचेज क्या थी, 1 सितंबर। जाओ पीछे 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 जाते जाओ, क्या आया, 1 जुलाई। तो डेट ऑफ परचेज से इमीडिएट पिछला इंटरेस्ट का ड्यू डेट, इस दौरान कितना पीरियड है, तो हर बार ये सेंटेंस अप्लीकेबल रहेगा। तो ये 2 महीने का इंटरेस्ट का असली हकदार ये है ना बेचारा, इसने पाला पोसा ना, डिबेंचर तो इसके पास था ना 1 सितंबर तक। तो 1 सितंबर तक का तो इंटरेस्ट बनता है कि नहीं इसका। 1 सितंबर तक का कितना होता है, 2 रुपए। और ये जो इंटरेस्ट डिबेंचर कंपनी ने बाय किया, डिबेंचर परचेज, कौन से प्राइस पे खरीदा, 95 कम इंटरेस्ट। मतलब इस 95 में इसको 95 दे दिया, इससे डिबेंचर ले लिया, और कंपनी ने बोला उसमें इंटरेस्ट भी है, 95 में इंटरेस्ट भी है। तो मेरा आपसे सवाल है, इस 95 में इंटरेस्ट कितना, 2 रुपए। देयरफॉर कम इंटरेस्ट प्राइस कितनी थी, 95। बोलो उसमें इंटरेस्ट कितना है, कम इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट पकड़ के, इंटरेस्ट मिला के, कम इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट मिला के। बोलो उसमें इंटरेस्ट कितना है, 2 रुपए। देयरफॉर बताओ एक्स इंटरेस्ट प्राइस, एक्स इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट एक्सक्लूड करके, इंटरेस्ट छोड़ के, इंटरेस्ट छोड़ के, एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितना है बताओ। वेरी गुड। ये किसके लिए दिया, फॉर इंटरेस्ट। ये किसके लिए दिया, फॉर डिबेंचर। खुला खुला डिबेंचर के लिए कितना दिया, 93। इंटरेस्ट के लिए कितना दिया, 2। इंटरेस्ट और डिबेंचर मिला के, कम इंटरेस्ट दोनों मिला के कितना दिया, 95। कुछ बात समझ में आई क्या, यस और नो। कम इंटरेस्ट प्राइस यानी इंटरेस्ट पकड़ के, बट इंटरेस्ट कितना रहेगा, सवाल, इंटरेस्ट कितना रहेगा, सवाल। जवाब, डेट ऑफ परचेज से इमीडिएट पिछला इंटरेस्ट का ड्यू डेट, बस इस पीरियड का इंटरेस्ट रहेगा उसमें। ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे खुला खुला डिबेंचर के लिए कितना दिया कंपनी ने, 93। इंटरेस्ट के लिए कितना दिया, 2 रुपए। टोटल कितना दिया कम इंटरेस्ट। अब ये बोलेगा सर मैं सस्ते में क्यों दूं, हो सकता है डिबेंचर्स की मार्केट प्राइस 80 रुपीज ही हो, तुझे तो भी 93 मिल रहा है। कोई अगर अब आपसे पूछे डिबेंचर के लिए कितना दिया, तो 95 नहीं बोलना, डिबेंचर के लिए 93, इंटरेस्ट के लिए 2। अगर कोई आपसे पूछे कम इंटरेस्ट कितना है तो बोलना 95। कोई पूछेगा एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितनी है तो बोलना 93। कोई बोलेगा इंटरेस्ट कितना है तो बोलना 2। ये समझ में आया क्या एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल 1, परचेज ऑफ डिबेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट। और कैसे परचेस किया, एट कम इंटरेस्ट, एट, बोलो बोलो, एट कम इंटरेस्ट। ये एग्जाम्पल लिखो। फिर मैं एक एग्जाम्पल लूंगा एक्स इंटरेस्ट वाला, और एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने बोलूंगा। इन्होंने एग्जाम्पल इसके दिए नहीं, बट 6-6 नंबर के एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिख लो एज इट इज। सर एग्जाम में आंसर कैसे लिखना वो भी मैं बता देता हूं। एक्चुअल में यहाँ पे लेना चाहिए था, सेल्फ प्रैक्टिस में शायद दिया होगा इसके ऊपर कोई सम, देख लेंगे हम लोग। प्रॉपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। सर आपको कैसे पता, अरे सदियों से आईपीसीसी, पीसीसीसी और अब नए को क्या बोलते हैं, इंटर, इसे पूछ रही है ना इंस्टीट्यूट। हमारे समय था P2, पिट्टू, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन लेवल 2, उसको बोलते थे PE2। तो सर क्या सीए फाउंडेशन को P1 बोलते थे क्या, हाँ PE1, PE2। फाइनल को फाइनल ही बोलते पहले से, फाइनल का अभी तक कोई अच्छा नाम नहीं मिला, सीए फाइनल ही चला रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।
हाँ, तू बता, तू बगैर इंटरेस्ट के देगा क्या? हाँ, बराबर है। एक बच्चे ने बोला कि सर डिबेंचर का इंटरेस्ट देना कंपलसरी है क्या? डिबेंचर की प्राइस गिरो मत गिरो, तू कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने या फिर सेक्शन 71 ने क्या बोला है, झक मार के डिबेंचर का इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा ना। ये तो ऐसी बात होगी तुम किसी से लोन ले रहे हो और बेचारे को इंटरेस्ट नहीं दे रहे। इक्विटी शेयर्स में इंटरेस्ट तो मांग ही नहीं सकता है, मालिक इंटरेस्ट थोड़ी मांग। डिविडेंड पर कंपलसरी थोड़ी है, इंटरेस्ट कंपलसरी है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। डिविडेंड तो अगर हुआ तो देंगे, वो भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला प्रॉफिट होने के बाद में डिविडेंड देना चाहते हैं तो देंगे, नहीं तो बहुत सारी कंपनी, एप्पल आज तक डिविडेंड नहीं दिया, एप्पल ने आज तक डिविडेंड नहीं दिया, फिर भी लोग मरे जाते हैं एप्पल का शेयर खरीदने के लिए नास्डैक में। नास्डैक जैसे बीएससी एनएससी, उधर नास्डैक है। समझे क्या आप लोग, या आप ही समझते हो? मार्केट में कब समझेंगे सारे बच्चे? पर एक चीज है बॉस, प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा जरूरी है। सही प्लेटफॉर्म रहा तो सब चीजें प्रॉपर होती। लिखा बेटा सभी ने? एक एग्जांपल आप करके बताओगे मुझे? आप एक्स इंटरेस्ट का भी कर पाओगे, मुझे गारंटी है। अगर इसी में आपको एक्स इंटरेस्ट प्राइस दिया रहता और मैं आपको कम इंटरेस्ट पूछता तो आप एक्स इंटरेस्ट में क्या करोगे, इंटरेस्ट ऐड हो गया। तो एक एग्जांपल मैं आपको करने के लिए देता हूं। लिखा बेटा सभी ने? किसका बाकी है? लिखो लिखो। पाऊले चालती पंढरीची वाट। आषाढी एकादशीच्या सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा। दिंडी यात्रा वगैरह में गए हो क्या कभी? नहीं। देखी होगी ना आपने, पालकी आती है, वो दिंडीस तो है। नहीं देखी? हाँ, हाँ, दिंडी नेता। एग्जाम्पल नंबर 2 फटाफट से लिखो। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा बेटा सभी ने? अब मुझे आप है ना, बताना बेटा। पाहुले चालती, लिखो फटाफट से। डेट ऑफ परचेज इस बार क्या है? 1 मई। और कैसे खरीदा? कंपनी परचेज्ड डिबेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट एट रुपीज 95, ब्रैकेट में लिखा है एक्स इंटरेस्ट। मतलब ये 95 दिया है खुला खुला, ओनली फॉर डिबेंचर। इंटरेस्ट के लिए कितना दिया वो आपको पता नहीं है, आपको कैलकुलेट करना होगा। और फिर वो इंटरेस्ट का अमाउंट इसमें ऐड कर दिया तो आप क्या निकाल पाओगे, कम इंटरेस्ट।
बाकी सब सेम है। डिबेंचर का नाम 12% डिबेंचर है, फेस वैल्यू 100 है। चलो हो जाओ शुरू, जल्दी से बताओ इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है। वही वाक्य याद रखना, डेट ऑफ परचेज से इमीडिएट पिछला इंटरेस्ट का ड्यू डेट, उस परेड का इंटरेस्ट देंगे। वेरी गुड। बोलो इंटरेस्ट का अमाउंट चाहिए मुझे। 5 रुपए, 4 रुपए, 4 रुपए, 5, 4 रुपए, 4 रुपए, 4 रुपए, हाँ 5, 5 कसं काय रे। डेट ऑफ परचेज से इमीडिएट पिछला इंटरेस्ट का ड्यू डेट, पिछला इंटरेस्ट का ड्यू डेट क्या है, साल में 2 इंटरेस्ट की ड्यू डेट है ना, 1 जुलाई और 31 दिसंबर। फर्स्ट ऑफ में से पीछे 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 जाते जाओ। बोलो क्या मिल रहा है, 31 दिसंबर पहले मिल रहा है ना, तो ये 31 दिसंबर से फर्स्ट ऑफ में कितने महीने होते हैं, 4 महीने। देयरफॉर इंटरेस्ट कितना रहेगा, 100 मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 4/12। ये क्या है इंटरेस्ट। देयरफॉर बताओ बच्चों कम इंटरेस्ट कितना आ जाएगा। वेरी गुड, कितना प्यारा प्रैक्टिकल पार्ट है, ये थ्योरी में लिख रहे हैं वो लोग। डन। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड बच्चों, मला एक पावले चालती पंढरीची वाट ना 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 ना। नहीं दिया इन्होंने, यहाँ पे देना चाहिए था, बट वो क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं दिया। चल ये समझा बेटा, दोनों भी एग्जाम्पल लिख लिए सभी ने। सर इसकी जर्नल एंट्री बता देते तो मजा आ जाता था। लो फर्स्ट ऑफ मे की जर्नल एंट्री, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट विल बी डेबिटेड। बोलो डिबेंचर कितने में खरीदा, 95। डिबेंचर के लिए तो 95 दिया ना। बोलो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स रिडम्पशन, जो डिबेंचर्स हम लोग रिडीम कर रहे हैं वापस खरीद के, उन डिबेंचर्स पे कितने का इंटरेस्ट दिया अभी, 4 रुपए। बोलो टू बैंक कितना दिया, 1 डिबेंचर परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट, at the rate 95x interest and interest amount 4, रेफर वर्किंग नोट 1। आपने जो पूरा लिखा हो, एक डिबेंचर आपने खरीद लिया ओपन मार्केट से, सर खरीद के क्या करेंगे, कैंसिल करो उसको, खुद ही का डिबेंचर खुद ही ने खरीदा ना। अब वो डिबेंचर आपके बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में कितना दिख रहा है, 100, और वो डिबेंचर आपने खरीदा कितने में, 95, बरोबर ना। तो आपकी 100 की लाइबिलिटी कितने में खत्म हो गई, 95 में। आपने जो डिबेंचर खरीदा ये आप ही का भूतकाल में इशू किया हुआ डिबेंचर है ना, जिसकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी कितनी दिख रही है बेटा, 100, क्योंकि लाइबिलिटी तो फेस वैल्यू पे दिखेगी ना बच्चों। आप ही के लाइबिलिटी साइड में डिबेंचर 100 का दिख रहा है, आप ही के असेट साइड में वही डिबेंचर आपने वापस 95 में खरीदा।
तो अब बताओ, आपने आपकी 100 की लाइबिलिटी को कितने में मार दिया? 95 में। कितने का फायदा? 5 का फायदा हो गया। देखो मारा नहीं अभी तक, अब मारेंगे इमीडिएटली। अब ये इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, ये असेट में दिख रहा है, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में वो ही डिबेंचर दिख रहा है, 12% डिबेंचर 100 का। और यही सेम डिबेंचर इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर कितने का दिख रहा है? 95। अब 12% डिबेंचर्स को रिडीम करो, खत्म करो, डिबेंचर अकाउंट विल बी डेबिटेड 100। टू, इन्वेस्टमेंट को ऊपर डेबिट किया, अब इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर को क्या करेंगे? क्रेडिट। बोलो फायदा कितने का हुआ? 5 का। टू, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ डिबेंचर, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ डिबेंचर 5, कैंसलेशन ऑफ 12% डिबेंचर किसकी मदद से कैंसिल किया? यूजिंग इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स। किसकी मदद से कैंसिल किया? यूजिंग इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। क्या की चाबी? मेरे को कुछ और ही सुनाई दी। हाँ हाँ, हो जाएंगे ना एक थोड़ी देर में। लिखा बेटा सभी ने? हाँ। उसके बाद 1 को या फिर साल के आखिरी दिन ये जो प्रॉफिट हुआ मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व। जनरल नहीं, कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है ये, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ डिबेंचर, पहले क्रेडिट किया, अब डेबिट करेंगे। टू, कहां डालेंगे? कैपिटल रिजर्व में। प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ डिबेंचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। हो गई इसकी एंट्री खत्म। 5 नंबर के लिए एग्जाम में प्रश्न पूछेंगे, और इन्होंने इसके ऊपर पूरी क्या दी? थियरी। बट इसके ऊपर एग्जाम में क्या आएगा? प्रैक्टिकल। इंस्टीट्यूट बोल रही है बच्चे थ्योरी करके प्रैक्टिकल अपने आप कर सकते हैं, ऐसा इंस्टीट्यूट को लगता है। गलत है। मैं भी एक इंस्टीट्यूट के साथ में नहीं हूं, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल 2 प्रैक्टिकल देने चाहिए थे। डन? लिख लिया बेटा सभी ने? लिखो। ये डिबेंचर ओपन मार्केट से खरीद के हमने क्या कर दिए? कैंसिल किए। ये हमने डिबेंचर्स ओपन मार्केट से खरीद के क्या किए? कैंसिल किए। परचेस ऑफ डिबेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट फॉर इमीडिएट कैंसलेशन। डन? लिखा बेटा? डन? ये था वो ओपन मार्केट से डिबेंचर हमने खरीदा, अभी जो हमने प्रैक्टिकल किया। चलो क्या आगे? हाँ मोना प्लीज ध्यान देना। ये कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट। अब ये पैराग्राफ देखना नहीं, इस पैराग्राफ के बाजू में लिख देना एग्जाम्पल 1 एंड 2, एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट वाले 2 एग्जाम्पल लिया आपने, बरोबर। एडिक्वेसी ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, प्लीज ध्यान देना। डीआरआर कितने का क्रिएट करना है आप इसी ध्यान रखो। एआईएफआई, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नो डिबेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व रिक्वायर्ड। अदर financial institution, no debenture redemption reserve required. Listed company, no DRR. Other listed company for both public as well as privately placed debenture, no DRR is required. Unlisted NBFC, NBFC, listed NBFC का एग्जाम्पल बताओ। बजाज, बजाज फाइनेंस के शेयर्स लिस्टेड है,
आदित्य बिरला की लिस्टेड है शायद। अनलिस्टेड एनबीएफसी मुंबई के अंदर में गली नुक्कड़ में बहुत सारी एनबीएफसी मिल जाएगी जो नॉन अनलिस्टेड है। नहीं नहीं, मुंबई में है बहुत सारी ऐसी। पूना वाला शायद लिस्टेड है, फिनकॉर्प नहीं है क्या, तो वो अनलिस्टेड एनबीएफसी हो गई। मेरा एक दोस्त है, वो एनबीएफसी बाय करने का चल रहा है उसका, तो कोई तो एनबीएफसी बाय करेगा, 10 करोड़ में एनबीएफसी मिलती। मुंबई में बहुत सारी ऐसी एनबीएफसी है जो किसी ने लाइसेंस लेकर के नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बना लिया, बट अब कैसा है कि अब लॉस में है तो बंद करना चाहता है, लेकिन उसके पास सारे लाइसेंसेस है, सारे सेबी और आरबीआई कंप्लायंसेस किए हैं, बरोबर है, तो वो ऐसी एनबीएफसी को बेच देता है, 10-12 करोड़ में मिल जाती है। फिर आप उस एनबीएफसी को परचेस करके टेक ओवर करके आप स्टार्ट कर सकते हो। बजाज फाइनेंस जो कर रही है, लोगों को पैसे उधार दो, उसका मेमोरेंडम क्लॉज अमेंड करके लोग ऐसी एनबीएफसी को क्या बना देते, इन्वेस्टमेंट फर्म बनवा लेते, और फिर क्या करते हैं, लोगों से पैसे डिपॉजिट लेते हैं, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, महीने का 20% कमाते हैं और महीने का 1% लोगों को देते हैं। और महीने का 20% कमाना इतना आसान नहीं है, समझ में आया क्या? रिस्की बिजनेस। सर ऐसी 10-12 करोड़ में एनबीएफसी क्यों खरीदेंगे, खुद की क्रिएट कर लेंगे, इतना आसान नहीं है। एनबीएफसी बनाना इतना आसान नहीं है, सालों लग जाते हैं, सरकार लाइसेंस नहीं देती है नए नए एनबीएफसी को, फ्रॉड हो रहे हैं ना बहुत सारे, इसलिए एनबीएफसी को अब नए को नहीं, इसलिए पुरानी जो एनबीएफसी बनी हुई है, काफी सारी एनबीएफसी मुंबई में सेल के लिए है। मैं बार बार मुंबई बोल रहा हूँ तो ये बच्चे टेंशन में आ गए, सर बार बार मुंबई क्यों बोल रहे? अच्छी बात है, मुंबई में बहुत सारी एनबीएफसी मिलती है, बनी बनाई तैयार। तो वो लिस्टेड एनबीएफसी हो चाहे अनलिस्टेड हो, डीआरआर की जरूरत नहीं है। इसी टाइप की और कोई फर्म है तो उनको डीआरआर की जरूरत नहीं है, बस इतना ही है, इतना ही काम का है पूरे टेबल में। ऊपर की सारी कंपनी छोड़ के बची हुई जो भी कंपनी, उनको डीआरआर कितना क्रिएट करना है, 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिबेंचर आउटस्टैंडिंग। उस कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिबेंचर का जितना वैल्यू दिख रहा है लाइबिलिटी साइड में, फेस वैल्यू, लाइबिलिटी में तो फेस वैल्यू दिखेगा ना, उसका 10% का डीआरआर एनी टाइम होना चाहिए, उसके 10% का डीआरआर एनी टाइम होना चाहिए। सर अगर उससे कम है तो और बढ़ा दो, पीएनएल टू डीआरआर। कम पड़ रहा है, पीएनएल टू डीआरआर, डीआरआर में बैलेंस कम पड़ रहा है, पीएनएल टू डीआरआर, खत्म। और ये कब तक मेंटेन करना है, जब तक वो डिबेंचर रिडीम नहीं हो जाते। जैसे ही डिबेंचर रिडीम हो गए, अब तुम बताओ डीआरआर के बैलेंस की कोई जरूरत है क्या? नो। जो कुछ डीआरआर में बैलेंस है एज इट इज उठा के कहा ट्रांसफर कर दो, जनरल रिजर्व में। कुछ थी इसमें, सिंपल है। और डीआरआर में जो भी बैलेंस है वो ऐसे ही पड़ा रहने देंगे या उसे इन्वेस्ट करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्रोविजन थी, ध्यान से सुनना, अगले साल जो भी डिबेंचर्स ड्यू हो रहे हैं फॉर रिडम्पशन, डिबेंचर्स ड्यू फॉर रिडम्पशन, उनकी अमाउंट का 15% हमें इस साल के 30 अप्रैल तक इन्वेस्ट करना है। मैं नहीं बोल रहा, ऐसा लिखा है यहां पे। क्या बोल रहा है बेटा, देखने जरा। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जो भी डीआरआर क्रिएट किया उस फंड को हमें कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। कितना इन्वेस्ट करना है और कब करना है? शैल ऑन और बिफोर 30th डे ऑफ अप्रैल इन ईच ईयर, हर साल 30 अप्रैल के पहले पहले इन्वेस्ट कर दो। बोलो इस साल का 30 अप्रैल कब आएगा? साल शुरू हुआ 1 अप्रैल को, खत्म होगा नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को। इस साल शुरू होते ही पहले 30 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्ट कर दे भैया। हमने बोला कितना इन्वेस्ट करना है? अगले साल 31 मार्च को जो भी डिबेंचर ड्यू हो रहा है रिडम्पशन के लिए, उसका कितना परसेंट? 15% ऑफ द अमाउंट ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन द 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। अगले साल के 31 मार्च को देखो इन्वेस्ट, कहा इन्वेस्ट करना है? डीआरआर इन्वेस्टमेंट, कोई तो सेफ जगह पे, एज द केस में भी जो भी आपको दिया रहेगा। A sum which should not be less than 15%, किसका 15%? किसका? of the amount due, amount of its debenture maturing during the year ending
ऑन द 31st डे ऑफ मार्च। अभी ध्यान से सुनना, यहां तक जो भी डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं इनका 15% इस डेट के पहले पहले कहीं तो इन्वेस्ट कर दो। अगले साल 31 मार्च तक जो भी डिबेंचर्स रिडीम होने वाले हैं उन डिबेंचर्स का 15% इस साल के 30 अप्रैल के पहले पहले क्या करना है, इन्वेस्ट कर। ये बात समझ में आई क्या सभी को? पक्की बात। ये प्रैक्टिकली करेंगे हम लोग, हाँ, सिर्फ थ्योरी नहीं है ये, अभी करेंगे अभी। इन एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेथड, इन्वेस्टमेंट की कुछ मेथड्स दिए। किसी शेड्यूल बैंक में डिपॉजिट कर दो, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटीज है, स्कीम है, वैभव धनलक्ष्मी योजना, बॉन्ड है, वहां इन्वेस्ट कर दो। कोई तो ट्रस्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर में जो सिक्योरिटीज है वहां इन्वेस्ट कर दो, है ना। या फिर कोई बॉन्ड है इंडियन ट्रस्ट एक्ट के या कोई कंपनी के जो ट्रस्ट एक्ट के हिसाब से चलते हैं, इंडियन ट्रस्ट एक्ट बोलता है यहाँ यहाँ चलते हैं, डोंट वरी, ट्रस्ट एक्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये आपको दिया रहेगा प्रश्न में कहाँ इन्वेस्ट किया, तो आपको गेस करने का काम नहीं। बट ये सिक्योरिटीज कैसी होनी चाहिए, जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हैं अनएनकम्बर्ड, मीन्स उसके ऊपर किसी का कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपने पता चला कहीं तो इन्वेस्ट किया डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का पैसा और उस इन्वेस्टमेंट को गिरवी रख के उसके ऊपर लोन ले लिया, क्या फायदा। अनएनकम्बर्ड होना चाहिए, मीन्स फ्री ऑफ चार्ज, उसके ऊपर किसी का कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। और जो भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया, डिपॉजिट किया, जब भी बेचेंगे तो शुड नॉट बी यूटिलाइज फॉर एनी पर्पस अदर देन, कितने बार एक ही चीज बोलेंगे, जो भी डीआरआर बना रहे, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे, जो भी इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो वो जो पैसा है आप किस पर्पस के लिए यूज करोगे, डिबेंचर के रिडम्पशन के लिए, और कोई दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं करना। ये 15% वाली कंडीशन देख लिया, वापस देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आएंगे। एंट्री भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग एंट्री नहीं पढ़ेंगे, लर्न नहीं करना है एंट्री, हम लोग डायरेक्टली इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये अलग अलग मेथड है, इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैंने 2 एग्जाम्पल ऑलरेडी आपको करवा दिए, इसके ऊपर हम लोग करेंगे अभी। हाँ, अब आया डिबेंचर के टॉपिक के अंदर में जितने भी प्रश्न हैं सारे इंपॉर्टेंट है, ये सब इंटर के मॉड्यूल के प्रश्न है, बराबर है, पहले जो आता था। अभी ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है। चलो बेटा एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे बेटा सब लोग। 3 तो प्रश्न है बेसिक, 3-4 प्रश्न में टॉपिक खत्म है इसमें। हाँ, अच्छे से सुनना। नहीं, मैंने टोटल बताया, टोटल कितने प्रश्न, मैंने ऐसा बोला आज करेंगे, आपको जितना झेपेगा उतना ही आज करेंगे अच्छे से। इलिस्ट्रेशन नंबर 1, मैं आपको पूछूंगा कि आपको झेप रहा है क्या, तब मुझे जवाब देना, आप ही मत देना जवाब, 2 प्रश्न बाद पूछता मैं आपको। द फॉलोइंग बैलेंस, अच्छा ये प्रश्न के बाद अपन डिस्कस करते क्या करना है, आप जो बोलेंगे वैसा करेंगे, बट पहले ये तो सॉल्व करो। यहां पे लिखो 8 to 12 मार्क्स, ये प्रश्न डिस्कस करते। आज खास मैंने आपको जो बुलाया है, मेरे भी दिमाग में यही था कि आज आपको एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट बताना है और एटलीस्ट डीआरआर का 1-2 प्रश्न तो भी होना चाहिए, तो ये कर लिया तो मेरी तसल्ली रहेगी जाते समय। हाँ, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, अच्छे से ध्यान से सुनना बेटा, फिर ये क्वेश्चन खत्म होते से मैं आपसे डिस्कस करता। ये कंपनी कौन सी है बताओ, अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एआईएफआई। अगर ये लिस्टेड कंपनी होती तो इसको डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये एआईएफआई ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जैसी कोई, या एआईएफआई में रजिस्टर्ड कोई कंपनी होती फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो भी इसको डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, बरोबर है ना। बट ये अदर देन है, अदर देन है मतलब लगता है ये अदर कंपनी है, मतलब लगता है इसको डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं, फिर तो एक प्रश्न 2 नंबर का हो गया, समझ में आया क्या। इसलिए आपको पहले ही हिंट दे दिया कि ना ही लिस्टेड है और ना ही ये एआईएफआई है, मतलब ये अदर देन एआईएफआई है, और ये अदर देन लिस्टेड कंपनी मतलब ये अनलिस्टेड है, तो ऐसी कंपनी को डीआरआर क्रिएट करना पड़ता है। एआईएफआई को क्रिएट नहीं करना है, लिस्टेड कंपनी को डीआरआर क्रिएट नहीं करना है। क्या ये लिस्टेड है क्या, नो। क्या ये एआईएफआई है क्या, नो। ना ही ये बैंकिंग है,
ना ही ये एनबीएफसी है, देखो ना, अदर देन एआईएफआई, अदर देन कॉमा बैंकिंग, अदर देन एनबीएफसी, अदर देन हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सीधा सीधा बोल दो ना, डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, ये अदर कंपनी है। अदर देन कर करके दिमाग खराब कर दिए। मतलब ये कौन सी कंपनी है? अदर कंपनी। उस टेबल में सबसे नीचे वाली, जिसके लिए 10% की प्रोविजन थी। देखो, इस कंपनी के इस कंपनी के बैलेंस शीट में बैलेंस दिख रहा था एज ऑन 31 दिसंबर 2021, 6%, 10,000 मॉर्गेज डिबेंचर्स 100 का एक था। 6%, 10,000 मॉर्गेज डिबेंचर, 10,000 डिबेंचर 100 का एक, 10,000 गुणेला 100, 10 लाख रुपए। यानी इस कंपनी के बैलेंस शीट में डिबेंचर का बैलेंस कितना दिख रहा है? 10 लाख। आ जाओ, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में भी कितना बैलेंस दिख रहा है? 50,000। कौन कौन से अकाउंट है रे? कौन कौन से अकाउंट है? 6% मॉर्गेज डिबेंचर, इसमें कितना बैलेंस है? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इसमें कितना बैलेंस है रे? सर आप बैलेंस क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं? नहीं तो और कहां लिखो? डिबेंचर लायबिलिटी है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, हर वो अकाउंट जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा। डीआरआर, इसका भी क्रेडिट बैलेंस, इसका भी ओपनिंग बैलेंस कहां आएगा? कितना बैलेंस है? 50,000। कब का बैलेंस है? 31 दिसंबर 21, 31 दिसंबर 21, 31 दिसंबर 21। आगे आगे, अभी तक पता नहीं पूछा गया है, बस मैं भी आप लोगों की तरह क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, बैलेंस बैलेंस खेल रहे हैं। आगे बोला है इन्वेस्टमेंट इन द डिपॉजिट विद द शेड्यूल बैंक। हाँ, लगता है ये डीआरआर इन्वेस्टमेंट है, लगता है ये डीआरआर इन्वेस्टमेंट है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जो पैसा साइड में निकाल के रखा उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है ना, ये वही है। सर आपको क्या समझा? डीआरआर के साथ में जो इन्वेस्टमेंट रहती है वो वही रहती है। और आगे लिख भी दिया, फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और लियन, मतलब इसको कोई गिरवी नहीं रखा है, इसके अगेंस्ट कोई चार्ज नहीं। तुम नहीं भी देते तो भी हम लोग यही अज्यूम करने वाले थे, वो अनइनकम्बर्ड है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। कितने रुपए की है? 1.5 लाख। ये मार्केट प्राइस है या फेस वैल्यू है? कुछ दिया नहीं है तो फेस वैल्यू ऐसा समझेंगे। 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख में खरीदी, और इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलता है इस इन्वेस्टमेंट पे? कब मिलता? बरोबर ना? डी आर आर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट ये असेट है क्या बच्चों? तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा क्या? कोई तकलीफ? सर आप कर क्या रहे हो? अरे बाबा, जो जो अकाउंट के बैलेंसेस दिए हैं वो अकाउंट बना रहा टी शेप फॉर्मेट में। रिजर्व लाइबिलिटी होगी तो उसको ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, असेट होगी तो उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, और कुछ किया मैंने अलग? आ जाओ, उसके बाद बैंक बैलेंस दिया है विद कंपनी इज 9 लाख। ठीक है, बैंक अकाउंट भी बना लेता हूं, मुझे क्या। अपन ठहरे सीधे साधे आदमी, जो बोला वो एज इट इज करते। कितना है बैंक बैलेंस? 9 लाख। मैं नया कुछ किया अभी तक? कुछ नहीं, सिर्फ प्रश्न में जो लिखा था मैंने, जो जो अकाउंट के बैलेंस दिए, और बैलेंस का एक जगह डिस्क्लोजर होता है, देखो दो दो इफेक्ट नहीं दिए मैंने किसी बैलेंस के, सिर्फ एक जगह डिस्क्लोजर दिए। ट्रांजेक्शन होता तो मां कसम दो इफेक्ट देता, बट ये क्या था? सब बैलेंस, बैलेंस का एक जगह डिस्क्लोजर। डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट है तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर had been paid up to 31st December. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, हाँ
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कहां तक का पे किया बेटा? 31 दिसंबर 21 तक का पे कर दिया। हैज बीन पेड, अच्छी बात है, वापस पे करूं क्या? हैज बीन पेड बोला है ना, कहां तक पे कर दिया? 31 दिसंबर ऑन 28 फरवरी 2022। हाँ लगता है कुछ तो हुआ इस दिन। क्या हुआ है? इन्वेस्टमेंट बेच दी, ट्रांजेक्शन है अभी है। इसके दो इफेक्ट आएंगे ना। इन्वेस्टमेंट कितने में बेची रहे हैं? एट पार। बोलो जल्दी बताओ ट्रांजेक्शन। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआर इन्वेस्टमेंट, और डीआरआर इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में बाय। कोई तकलीफ है क्या किसी को? 11 स्टैंडर्ड की एंट्री है कि नहीं बताओ? अब इसमें कुछ बचा ही नहीं तो क्लोज कर दो ना। डीआरआर इन्वेस्टमेंट तो बेच दी ना। इन्वेस्टमेंट कब बेची? 28 फरवरी को। अब एक चीज आपको बोली नहीं रहेगी, बगैर बोले समझनी होगी। वेरी गुड। वो इन्वेस्टमेंट बेच दी 28 फरवरी को, तो 28 फेब तक का इंटरेस्ट लेंगे कि नहीं लेंगे? बोलो पिछला इंटरेस्ट कहां तक दे दिया था? अभी तो लिखा था हैज बीन पेड, 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट दे दिया। इन्वेस्टमेंट कब बेची? 28 फरवरी 2022। बोलो कितना पेड है? 2 महीने का इंटरेस्ट। आपको बोलेंगे नहीं, खुद से होके बगैर बोले समझना होगा, कॉमन सेंस यहां अप्लाई करना होगा। 31 दिसंबर 2021 तक का इंटरेस्ट पे कर दिया है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमने इंटरेस्ट रिसीव कर लिया है, कहां तक का? 31 दिसंबर तक का। और हमने इन्वेस्टमेंट कब सेल किया? 28 फेब को। तो कितने महीने का इंटरेस्ट और लेना है? 2 मंथ का। तो 2 मंथ का इंटरेस्ट रिसीव कर लू क्या? हाँ रिसीव कर लेते हैं। अब ये बोला नहीं रहेगा, खुद से होके समझना होगा। बोलो 2 महीने का कितना आएगा? इन्वेस्टमेंट थी 1,50,000 की, 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 4% मल्टीप्लाइड बाय 2/12। जल्दी बताओ बेटा। तो इंटरेस्ट कितना है? 1,000। इंटरेस्ट ऑन डीआरआर इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में बाय बैंक। ये ट्रांसफर कर दो टू पीएनएल। इसको भी क्लोज कर दो, ट्रांसफर किया। अब ये बगैर बोले किया हमने, कॉमन सेंस। इन्वेस्टमेंट बेचा तो उसका ब्याज लेंगे ना 2 महीने का, कि बगैर ब्याज लिए बेच देंगे? उसके बाद और आगे क्या बोला है? एंड डिबेंचर्स वर पेड ऑफ एट 101 टुगेदर विथ अक्रूड इंटरेस्ट। नहीं नहीं, डिबेंचर्स का रिडम्पशन एट प्रीमियम हो रहा है। कुछ बोला नहीं है तो डिबेंचर कितने का? 100 रुपए का। 100 का डिबेंचर कंपनी ने कितने में रिडीम किया? 101 में। 100 का डिबेंचर 101 में, मतलब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है? 1 रुपी। और इंटरेस्ट भी देना है क्या डिबेंचर होल्डर्स को? यस, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। चलो अब ध्यान से सुनना। डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट कितना देंगे? 2 महीने का। डिबेंचर्स का इंटरेस्ट पिछला कहां तक का पे किया है? 31 दिसंबर तक का। ये भी दिया है ना इंटरेस्ट, ये 31 दिसंबर था। डिबेंचर का भी इंटरेस्ट 31 दिसंबर ही था। दोनों भी इंटरेस्ट 31 दिसंबर थे इत्तेफाक से, इन्वेस्टमेंट का भी और डिबेंचर्स का भी। तो बताओ डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट कितने महीने का देंगे अब? 2 महीने का। 2 महीने का इंटरेस्ट क्या नाम था उनका? 6%। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स रिडम्पशन। बोलो बेटा कितना आएगा? 10 लाख इंटू 6% इंटू 2/12। बोलो बेटा। टू डिबेंचर होल्डर कितना आया? और एक अकाउंट बना लिया, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। डिबेंचर होल्डर्स के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स रिडम्पशन, जो रिडीम कर रहे हैं। सही है ना? ये इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दूं क्या पीएनएल में? पीएनएल में मरेगा ना साल के आखिरी में इंटरेस्ट।
यानी अगर किसी को तकलीफ है तो बताओ, मैं एक एक वाक्य पढ़ रहा हूं, हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं और अकाउंटिंग कर रहा हूं। आप ऐसे मत देखना, समझ में आ रहा है ना सभी को? किसको? हाँ तो कर लेंगे ना, पैसे को यूज कर लेंगे, हमने तो फिगर पीएल में ट्रांसफर किया ना, एडजस्टमेंट एंट्री, पैसा जो आए वो रिडेम्पशन के लिए यूज करेंगे ना हम लोग, डबल एंट्री है ना। ये बोल रहा है वो इंटरेस्ट जो भी मिला वो रिडेम्पशन के लिए यूज नहीं करेंगे, करेंगे ना। पैसा रिडेम्पशन के लिए हमें इंटरेस्ट थोड़ी देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, तो उससे जो पैसा आया वो मैं रिडेम्पशन के लिए यूज करूं। अभी ध्यान से सुनना सब लोग। अब डिबेंचर्स को रिडीम करना है कैसे? एट 101 बोला है ना बच्चों, मतलब डिबेंचर्स के ऊपर प्रीमियम कितना है? 100 रुपए पे 1 रुपया ने 1%। 10 लाख के डिबेंचर्स पर प्रीमियम और रिडम्पशन कितना है? 10,000, बरोबर ना? 100 रुपए का डिबेंचर 101 में रिडीम कर रहे हैं, तो बताओ प्रीमियम कितना है? 1 रुपी। 1 रुपी किस पे है? 100 पे। 100 पे ये 1% हुआ है क्या? तो डिबेंचर्स के ऊपर टोटल प्रीमियम कितना आएगा? 10,000। सर 10,000 कैसे? 100 रुपए पे 1 रुपया प्रीमियम है, 1%, और टोटल डिबेंचर 10 लाख के है, 10 लाख का 1% निकालो ना, 10,000। सो अब देखो एंट्री क्या रहेगी? 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 10,000, टू डिबेंचर होल्डर 10 लाख 10,000, बरोबर ना? So buy 6% debentures by premium on redemption of debentures. ये डिबेंचर होल्डर्स के क्रेडिट में मैंने लिख दिया। फिर देखिए प्रीमियम अकाउंट भी बना लेता हूं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के डेबिट में टू डिबेंचर होल्डर्स, ये भी गया, और डिबेंचर्स के डेबिट में जाएगा 10 लाख जाएगा नहीं भी, 10 लाख 10 लाख 10,000। बच्चों एक बार चेक करना सही है ना फिगर? हाँ, और डिबेंचर्स के डेबिट में टू डिबेंचर होल्डर्स कितना है? ये अकाउंट भी क्लोज। बट ये अकाउंट क्लोज करने के पहले डीआरआर की रिक्वायरमेंट तो पूरी कर लो। डीआरआर कितना होना चाहिए बच्चों? जितने भी डिबेंचर्स ड्यू थे उन डिबेंचर्स का कितना परसेंट? 10%। डीआरआर कितना है? 50,000। डिबेंचर्स कितने ड्यू थे? 10 लाख। 10 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख। 1 लाख की जगह 50,000 का ही बैलेंस है, और क्रिएट करो बाय पीएनएल 50,000। 10 लाख का 10% 1 लाख होता है। 1 लाख में से ऑलरेडी 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 कितना था? 50,000। देयरफॉर फर्दर और कितना ट्रांसफर किया नया? अब हो गया कि इसमें 1 लाख का बैलेंस। बट क्या फायदा 1 लाख करके भी? डिबेंचर्स तो रिडीम हो गए, रिडीम हो गए तो सबका सब कहां डाल दो? बैलेंस इन डीआरआर, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये भी क्लोज। और डिबेंचर होल्डर्स को पैसा दे दो क्या? डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 10 लाख 10 लाख 20,000। बैंक के क्रेडिट में बाय डिबेंचर होल्डर 10 लाख 20,000। हो गया प्रश्न खत्म। अब काफी सारी किताबों में क्या होता है मालूम है क्या? ये डिबेंचर्स की ये जो इंटरेस्ट वाली एंट्री है ना, ये देखो ये एंट्री काफी किताबों में लेते ही नहीं है, बट ये लेना पड़ता है। अगर आप इसको लोगे तो भी चलेगा, नहीं लोगे तो भी चलेगा। समझ में आया क्या? इंटरेस्ट वाली एंट्री बोल रहा हूं, क्योंकि वहां पे ऐसा अज्यूम किया जाता है कि इंटरेस्ट का टिल डेट हिसाब हो गया। बट मैं ऐसे फालतू के अजम्पशन लेता नहीं हूं। जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिया था, हम लोग क्या करते? इंटरेस्ट पे कर देते। समझ में आया क्या? कुछ था क्या इसके अंदर में? बताओ। ये भी क्लोज।
बैंक का बैलेंस कैरिड डाउन निकाल देंगे, कितना आया, ये भी क्लोज 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 क्लोज, सब क्लोज। ये कहा जाएगा पीएनएल में। सर ये डीआरआर में डालो ना, डीआरआर तो बंद हो गया, डीआरआर खुद रिजर्व में चला गया, तो इसको भी फ्री रिजर्व में पीएनएल में डाल देंगे ना, नुकसान है ना हमारा ये। ट्रांसफर, ये भी क्लोज, सब क्लोज। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या था इसमें, नहीं मुझे बताओ क्या था, कुछ नहीं, सब कुछ प्रश्न में अंग्रेजी में लिखा था और मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में। डोंट वरी, वापस एक बार मैं बताता हूँ, मुझे मालूम है कि बहुत सारी चीज हो गई। अभी एक काम करो, लिख लो, कल वापस एक बार समझाऊंगा स्टेप वाइज। मैंने सीक्वेंस ब्रेक नहीं किया क्वेश्चन का, क्वेश्चन लाइन बाय लाइन पढ़ते रहा। हाँ, दो चीजें इसमें मन से की, ट्रांसफर वाली चीजें और एक वो इंटरेस्ट वाला। क्लियर, अब लिखो। हाँ नहीं, ये देखो क्वेश्चन में देखो क्या बोला, राइट अप द कंसर्न लेजर्स, ये सब कंसर्न लेजर है। ये देखो ये लोग भी इंटरेस्ट की एंट्री नहीं लेते। अच्छा, डायरेक्ट पे कर दिया, डिबेंचर होल्डर्स के अकाउंट में नहीं डाला इन्होंने, लिया इन्होंने इंटरेस्ट की एंट्री, बट ये डायरेक्ट पे किया, इसको अपन ने डिबेंचर होल्डर में डाल के डिबेंचर होल्डर के थ्रू पे किया ना, इन्होंने डायरेक्ट पे कर दिया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लो लिखो, जो अपन ने लिखा हो ज्यादा लॉजिकल करो, इसको कंप्लीट करो। डोंट वरी, कल मैं वापस एक बार इसको बताऊंगा, है ना, चिंता मत करना। इतना कह के मैं मेरे आज के शब्द समाप्त कर दूंगा। घर जाकर के आप क्या करना है, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट और एक ये डीआरआर वाला प्रश्न, और जो हमने थ्योरी दिखी पहले यूनिट की, आज देखो हमारा पहला यूनिट हो गया, डिबेंचर रिडम्पशन की थ्योरी हुई। डिबेंचर रिडम्पशन में दो टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन हुए, एक एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट, इसको हो गया ऐसा अज्यूम नहीं करता हूं, वापस एक बार बताऊंगा। तो एक ही टाइप के क्वेश्चन हुआ ऐसा समझो, क्योंकि ये क्वेश्चन में आने, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो फिर से एक बार बताता हूँ अच्छे से एकदम शांति में। पर ये इजी है, हाँ बच्चों मेरी बात मानना, आपको भी शायद अभी में भी ऐसा होगा कि लंच के बाद का टाइम है, बट ये इजी है, ये डिफिकल्ट नहीं है, ये इजी है। वापस देखेंगे इसको एक बार। रोहित आजा बेटा, हो गया, ये हो गया क्या इसका लैपटॉप एचपी का जो था।